खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ यार उम्मीद बड़ी साहब तार मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, जाहिर है बड़ी खबर तो आज यही पेंडोरा पेपर्स हैं, पेंडोरा पेपर्स। अब ये किस किस को मुश्किल में डालते हैं या नहीं डालते, इस पर हम बात करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें हो रही हैं मुख्तलिफ सूबों में, इसके हवाले से क्या खबर है भट्टी साहब और मलिक साहब से पूछेंगे। और बैड गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस की बड़ी बात होती है, बैड सिस्टम और गुड सिस्टम की कभी बात नहीं होती। क्या महंगाई बैड गवर्नेंस की वजह से है? और इसके साथ साथ TTP से मुज़ाकरात का इशारा दिया है गवर्नमेंट ने, इस हवाले से बहुत तनकीद भी हो रही है, लहदे भी हो रही है। इसका क्या लाए अमल होगा, करने चाहिए नहीं करने चाहिए? मगर भट्टी साहब, अब तो इस्लामाबाद में आप बैठे हैं और ख़बर सबसे गर्म यही है कि ये जो पेंडोरा पेपर हैं इसमें बड़े नाम हैं, कुछ होगा या कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो लगता है जो होगा इस मुल्क के अवाम के साथ ही होगा। भट्टी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, एक पनामा पेपर भी आया था, 450 के करीब लोग थे। एक मुल्क के वज़ीर आज़म हुआ करते थे नवाज शरीफ साहब। उसके अलावा क्या हुआ? वो इस धंधा करने वाले, गंदा धंधा करने वाले लोग इंसाफ कैसे करेंगे? इस पंडोरा बक्स में आया है। सुबह से आज मैं सीरीवे हाईवे से आ रहा था, क्या श्रीनगर हाईवे, मुझे लगा मैं कश्मीर आ गया हूँ। तो मेरे मोहतरम सुबह से PM साहब एक मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग का रिजल्ट है 0/0/0/0। इसके अलावा पंजाब से 5 ऐसे फाइलें चली जिनमें अरबों रुपए के करप्शन, कौन कौन सी जमीन हड़प की गई। पंडोरा बक्स पेपर्स 3-4 दिन अखबारात में रहेगा। कम व बेशतर सुना है 700 नाम है, हम 10-25 नाम कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं ऑफशोर कंपनियां लीगल होती हैं। इस पंडोरा बक्स का नाम कुछ दिनों में रद्दी की टोकरी में बैठ के आ जाएगा। यहां तक कि आज तो मैं देख रहा था कि आपके दोस्त मुस्लिम लीग नून वालों ने कहा है कि PTV पे एक फेक न्यूज़ चलाई गई है। तो डॉक्टर साहब, काजी साहब, इस मुल्क में जो होगा, रुसवा होगा, पशेमा होगा, खुदकशी करेगा, परेशान होगा, वो सिर्फ गरीब होगा। पंडोरा पेपर्स का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शायद मुखालिफिन के 2-4 को दबाने के लिए हुकूमत करवट ले, वरना पंडोरा बक्स का तो इस 3 सालों में कम पंडोरा बक्स है। इसका तो मेरे पास पंडोरा पेटी मलिक साहब के दौर में होती थी, पेटियां जिसमें हम लिहाफ रखते थे, रजाइयाँ रखते थे। तो करप्शन पाकिस्तान की ताकतवर इशराफिया का इशू नहीं है, ना पहले गिरफ्त में आई कभी ये, ना आज आई। 3 साल से आप रोजाना बिला नागा अरबों रुपए की करप्शन, फलूदे वाला आ गया, चॉकलेट वाला आ गया, पापड़ वाला आ गया। सजाएं कितने लोगों को उनका नाम रहनुमाई फरमा दे। हाँ, मीडिया को खबर मिल गई है, 2-4 दिन चलती रहेगी, इसके बाद कोई और खबर आ जाएगी। बहरहाल अल्लाह इस पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। मलिक साहब, ये तो अब एक तो बात ये है, भट्टी साहब बाई एंड लार्ज तो ठीक ही कह रहे हैं कि ये अभी हमें कहा जाता है ये तो कोई इलीगल नहीं, जो मर्जी बना ले और बना सकता है, और बड़े वाला मकासद होते हैं कारोबार के जिसके लिए इस्तेमाल की जाती है। मगर हमें ये बताया गया है और माहिरीन बताते हैं कि इसका एक मकसद बल्कि 2 मकसद सिक्रेसी और टैक्स अवॉइडेंस भी हो सकता है। तो इसको एक एक्सेप्टेड कल्चर के तौर पर आज की इशराफिया ने दुनिया में या हमारे मुल्क में तस्लीम कर लिया है। काजी साहब, आप जो मर्जी कह लें, इसको लीगल कह लें, इसको दुनिया का कह दें, सच की थोड़ा सा मैं अपनी राय देना चाह रहा हूँ। मतलब सच नहीं मैं कह सकता, मेरी फीलिंग है। हमने $6 बिलियन लिए हैं IMF से एक मुआहदा करके ना, $6 बिलियन। मैं इसलिए $6 बिलियन कह रहा हूँ कि इसकी वर्थ जो बता रहे हैं ना, ये तो अभी लिए हैं ना। नहीं, मैं जरा टेक्निकली ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कहा जा रहा है ना, जो भट्टी साहब ने भी आपको बताया कि 700 लोगों के नाम है पाकिस्तान में, उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो पॉइंट निकल रहा है ना, $6 बिलियन के बराबर है। 6 बिलियन डॉलर के मुताबिक इन लोगों ने इतना पैसा पाकिस्तान से बाहर रखा है। मेरा सवाल ये, एक ऐसा गरीब मुल्क जिसका सबसे बड़ा मसला और डॉलर की कमी हो, वहाँ पे 173 का डॉलर हो, जब हम दुनिया से उधार लेने जाते हैं, IMF से पैसे लेते हैं, आपको पता है 21-22 दफ़ा आपने बिजली महंगी की है, आप हर रोज़ गैस महंगी कर रहे हैं, आप हर रोज़
पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, जब ये 3 चीज़ें आप महंगी करते हैं IMF के कर्जे की वजह से, तो आपका पूरा पाकिस्तान पागलखाना बन जाता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये कोई लीगल इनलीगल का सवाल नहीं, ये गरीबों पे डाका है। एक मेरा फिक्रा ले लें, 22 करोड़ लोगों का खून चूसा गया, सिंपली ये इसका पॉइंट है। अच्छा, अब आप नाम पहले ले लेते हैं, फिर बड़ी साहब वफाकी वज़रा से शुरू करते हैं। पहले खजाना शौकत तरीन साहब हैं, वो उन्होंने भी बताया जी कि बड़ी एक गैर बड़े लीगल काम, बड़ी लीगल 4 हैं, वैसे 4 हैं। मोहम्मद सिलाई साहब की भी थी जो वजीर आबी वसाइल, वो भी कहते हैं जी हमने क्लियर किया। फैसल वाबडा साहब हैं, वज़ीर आज़म के साबिक मशीर वफाकी मसूद खान है, वकार मसूद, ये उनके बेटे हैं। ये आपके सेक्रेटरी खजाना भी रहे हैं, सेक्रेटरी खजाना डार साहब के दौर में रहे हैं, और डार साहब का बेटे का नाम इसमें शामिल है। अच्छा, डार साहब के बेटे का भी नाम खुसरो बख्तियार साहब का, बड़ी साहब नाम है। अब्दुल अलीम खान साहब ने तो कहा यार एक ही मेरी कंपनियां बार बार आप निकाल लेते हैं जी, ये उन्होंने कहा। अच्छा, रहनुमा शर्जील जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, इसहाक डार साहब के फरजंद अर्जमन, फिर PTI के अतिया कुनिंदा आरिफ नकवी साहब हैं, और तारिक शेख साहब हैं, के इलेक्ट्रिक के मालिक हैं, अबराज ग्रुप के हैं, आजकल मुसीबत में हैं और पकड़े हुए हैं। तो बड़ी साहब उसमें रिटायर्ड जर्नलों के भी नाम हैं, जो है उनके रिश्तेदारों के नाम हैं। लेकिन बड़ी साहब जो मलिक साहब ने बात की है, एक दफ़ा याद होगा आपको, हमने स्टोरी की थी कि 17 अरब डॉलर जो है सालाना इशराफिया जो है वो हजम कर जाती है, कारपोरेट हो, रियासती हो, कोई भी हो। 6 बिलियन डॉलर ये डाल लें तो 23 बिलियन डॉलर की ये हम डकैती मुबैना तौर पर करवा रहे हैं, और 6 बिलियन के लिए हम कासा लेके फिरते रहते हैं। भट्टी साहब। अच्छा काजी साहब, मेरी रहनुमाई फरमाएं, पनामा में गालबन 450 नाम से, अगर मलक साहब मेरी तस्वीर फरमाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 400 से ज्यादा, सही दुरुस्त कहा आपने। अच्छा मलक साहब, पनामा के 15 लोगों के नाम बताएं जिनके खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई हुई है। सिर्फ 15 लोग, सिर्फ 15 लोग, सिर्फ 15 लोग बताएं। ये आपने बड़ा खुले दिल का मुजाहरा किया। एक ही विक्टिम, अगर नवाज शरीफ को मैं कहूँ तो नवाज शरीफ ने आज तक मुतालबा नहीं किया। नवाज शरीफ ने कि यार ये 400 नाम थे, मैं अकेला नहीं था, कभी नवाज शरीफ ने नाम नहीं लिया। पंजाबी जुबान में कहते हैं मज्जा मज्जा दिया भैड़ा, नान 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 नान। 15 तो बड़ी मुश्किल है, दूसरा नाम आप मुझे बता के सुनाए। बड़ी साहब, या तो दूसरा नाम कोई नहीं है, नाम तो है बहरहाल ये सब देखे। तो अब मुझे बताएं, पंडोरा बक्स से क्या होगा? लाहौर की एक शख्सियत है, उसके 2 अकाउंट है, उसने फ्रंटमैन रखा हुआ था, उसका नाम भी सामने आ गया, अब उसको गोल किया जा रहा है, फ्रंटमैन को दाएं बाएं कर दिया गया। काजी साहब, मैंने गुजारिश की है, एक होता है कि जब कोई कानून, हुकूमत, अदारे करप्शन, झूठ, बेज़मीरी, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करे। एक होता है कि जब अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए आप कानून का नाजायज इस्तेमाल करें। पाकिस्तान की 70 साल की हिस्ट्री की ज्यादातर मिसालें आपको मुखालफिन को कुचलने की होंगी। भट्टी साहब, मैं आपको यहाँ करने वाला सही शख्स आ गया। एतजाज अहसन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैं करता हूँ, फिर आप इनसे पूछिएगा। कानूनी मामला है, वो हमें बेहतर बता सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एतजाज अहसन साहब। सवाल मेरा ये है, ये लीगल है, इलीगल है, कोई अखलाकियात कार फरमा होती है, नहीं होती? कर्जे ले रहे हैं, कर्जों थले दबे हुए हैं, कैसे देखते हैं आप ये सारा जो सिलसिला है? इसे ये लीगल कंपनियां होती हैं, इलीगल होती हैं, या किस तरह इस्तेमाल हो सकती हैं? एतजाज अहसन साहब। देखें, गुजारिश ये है काजी साहब कि असल इशू तो ये है, बुनियादी इशू, कि जो चीज़ भी जहाँ भी रखी हुई है मैंने अपने घर में, कीमती चीज़, वो मेरी दस्तरस में जहाँ भी है, अगर वो एक एसेट है, एक सरमाया है, तो पहली बात यह है कि क्या मैंने उसको डिस्क्लोज किया है टैक्स अथॉरिटीज को, यानी FBR और उसके मातहत जो पूरा निज़ाम है इनकम टैक्स का। दूसरा सवाल ये पैदा होता है, अगर मैंने डिस्क्लोज किया है तब भी बचत नहीं है। डिस्क्लोज किया है कि मैंने मिसाल के तौर पे एक ताज रखा हुआ है अपने किसी लॉकर में सोने का, सिर्फ डिस्क्लोज कर देना काफ़ी नहीं है। ये लाजिम है कि मैं बताऊं कि वो कितने का था, क्या है, क्या कीमत है उसकी,
कैसे वो अक्वायर किया मैंने, और जो किस से खरीदा, और फिर उसको खरीदने के जो वसाइल थे मेरे पास वो कहाँ से आए। ये 3 चीजें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसेट, वैल्यू ऑफ द एसेट एंड द मोड ऑफ परचेजिंग इट, acquiring इट। वो शायद गिफ्ट हो, अगर गिफ्ट है तो मैं बताऊंगा कि फलां ने मुझे गिफ्ट किया है और इस पे मेरी 0 वैल्यू लगी है, पर उसने गिफ्ट किया है। फिर उसको पूछा जा सकता है जिसने गिफ्ट किया है कि तुम बताओ भाई तुम्हारे पास कितने पैसे आए, ये पैसे कहाँ से आए। तो ये 3 चीजें जरूरी हैं। और इसमें इसकी जद में कोई ऑपोजिशन वाला आता है या कोई मिनिस्टर आता है। इस वक्त गवर्नमेंट को अगर इमरान खान ने मतलब है कोई करना है तो फिर ये आज अपने वजीरों को ना बचाए, अपने मशीरों को ना बचाए, ये फिर वरना ये तो सारा पीडीएम और ऑपोजिशन के खिलाफ ही चल रहा है अभी तक। तो नैब जो है, ये मौका है उसको एक मिला है तारीख कि वो अपने लोगों को ना बचाए, बस उनकी ढाल ना बने और इसको आगे बढ़ाए। जी भट्टी साहब। अच्छा इर्तिजा साहब, मैं एक सवाल करना चाहूंगा अगर आप मुनासिब समझें। जी इर्तिजा साहब, एक तो आप आसान लफ्जों में बता रहे हैं कि अगर मेरे उधर ऑफशोर कंपनी है, मुझे मनी ट्रेल बताना होगी, वो पैसे वहां कैसे गए, मैंने किस तरह कमाए, किस तरह हासिल किए। एक तो ये बात बड़े साफ लफ्जों में मेरा ख्याल क्लियर हो गई है आपका। दूसरी ये बताए, पनामा में 450 केस थे, एक में सिर्फ नवाज शरीफ को सजा हुई, बाकी मुझे किसी के नाम याद नहीं आ रहे। अगर वजीर आजम साहब सुबह से काबीना का इजलास बना रहे हैं, उनके कुछ लोगों के नाम वाशगाफ लफ्जों में आ गए हैं, वो सही है या गलत नहीं। मेरी इतला के उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे, ना उनको नैब को भेजेंगे ना FIA को भेजेंगे। हो सकता है एक आधे से के तरह दाएं बाएं हो जाए। आप क्या समझते, इससे इंसाफ के तकादे पूरे हो गए या जो एहतसाब है उसकी क्रेडिबिलिटी और मशकूक होगी? नहीं, खत्म हो गई, फिर तो बात खत्म हो गई। अगर इमरान खान अपने लोगों को इंसाफ के कटहरे में नहीं खड़ा कर सकता तो फिर इमरान खान की हर्फ में कोई एतमाद नहीं रहता किसी को, ये मैं आपको बता दूं। बाकी ये कहना कि वो अच्छा, इसी के साथ मैं आपको जोड़ने लगा हूं। आप खुद एक अदालत में पेश हुए थे तो आसिफ अली जरदारी सब सख्त बीमार थे, पांव पे चल भी नहीं सकते थे। जज साहब ने कहा नहीं जी उन्हें आना होगा। इधर मालम जपा केस खत्म हो गया, BRT केस खत्म हो गया, इस्लामाबाद रिंग रोड खुद वजीर आजम ने इंकशाफ किया 29 अरब या 26 अरब का, उनमें भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप इसको किस नजर से देखते हैं आईनी माहिर होने के नाते? मैं तो समझता हूँ कि ये इम्तियाजी सलूक है, और अगर इम्तियाज आ जाए तो इम्तियाज के मानी ये है कि कानून की और आइन की नफी हो गई। डिस्क्रिमिनेशन जो है ये नफी है आइन की। इस वक्त हौसला करना पड़ेगा इमरान खान को, और ये मुल्क के बहुत अहम मरहला है कि क्या हम एज ए कौम इस काबिल हैं भी कि हम इंसाफ, मसावी इंसाफ अपनों पर और दीगरान पर के दरमियान मसावी इंसाफ करने की क्या हमारे पास सलाहियत है ही कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो पता लग जाएगा, वो इमरान खान के इस वक्त पीछे हट जाने से पता लग जाएगा। इत्तेजाज साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी हिस्ट्री बड़ी रही है कमीशन बनाने में, हम बहुत शेर हैं। हमने पाकिस्तान जब फॉल हुआ, डाका फॉल हुआ, हमने कमीशन बना दिया, फिर एबटाबाद का वाक़या हुआ, हमने कमीशन बना दिया। आज की खबर है कि वज़ीर आज़म ने हुकूमत पाकिस्तान ने एक तहकीकाती कमीशन बनाया है। मेरा आपसे सवाल है कि इसकी आइनी वैल्यू क्या हो सकती है और ये लीगली क्या ये वाकई कोई इंसाफ दे सकता है इस तरह का कमीशन, कि ये पुराने कमीशनों की तरह एक और कमीशन होगा? नहीं, आइनी वैल्यू तो ये है, कानूनी और आइनी तौर एतबार से
हुकूमत को अंडर दी कमीशंस एंड इंक्वायरीज एक्ट 1956 के तहत ये इख्तियार है कि किसी मैटर पे, किसी मामले पे कमीशन बना दे, ये उसको इख्तियार है। लेकिन अगर ये इख्तियार इस्तेमाल कर या इस वक्त इमरान खान ने, तो समझ लें इमरान खान मेरे ख्याल में आइंदा इलेक्शन में उसको कैंडिडेट्स उतारने मुश्किल हो जाए। ये इतना मौका इसको मिला है, और अगर वो इस वक्त मसावी सलूक करके अपने लोगों पर, अपने दाएं बाएं बैठे हुए लोगों पर वो इंसाफ के मुताबिक, कानून के मुताबिक क्या है कि उसको करने की जरूरत कुछ नहीं है। नैब ने करना है जो करना है, या FIA ने करना है जो करना है, वो उनके रास्ते में रुकावट ना बने, वरना समझा जाएगा कि ये उनको रोक रहा है। ये उनको कहे कि जी ये सारे लोग हैं जिनके नाम आए हैं, ये सब की करो। और अगर उसके ज़मान पार्क की बात आती है तो ये मैं बता दूं आपको कि ज़मान पार्क में, मैं ज़मान पार्क किया हूँ पुराना, उनसे बहुत पुराना। मेरी नानी ने वहाँ घर बनाया था उस कच्चा ज़मीन पे 1932-33 में, और उसमें हम तसलसल से रिहाइश पजीर है। आज भी मेरा बेटा और उसकी फैमिली उसी आबाई घर में रह रहे हैं। वहाँ 2 नंबर तो 2-3 होंगे। एक चीज आपको बता दूं, मेरा घर 5 नंबर है और 8-5 नंबर है मैं वहाँ जवान पार्क। अच्छा इत्तेज़ाल साहब, एक लीगल चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, लीगैलिटीज़ की। हमारे जो वज़ीर ख़जाना है, वैसे उनकी 4 कंपनियाँ निकली हैं, इखलाक खलूक का तो इस सोसाइटी में मसला ही कोई नहीं। असल सवाल ये है कि ना तो वो MNA बन सके हैं, ना सेनेटर बन सके हैं। अगर वो नहीं बनते 6 महीने में, सेनेटर क्योंकि 6वां महीना पूरा हो गया, तो लीगली वज़ीर ख़जाना की क्या पोजीशन बन रही है? नहीं, वज़ीर ख़जाना नहीं रह सके, फिर वज़ीर ख़जाना वज़ीर नहीं रह सकेगा अगर 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट का वो मेंबर नहीं बनता। ये आइन बड़ा क्लियर है, उसने कहा 6 महीने दिए कि आप एक शख्स को वज़ीर लगा सकते हैं, लेकिन अगर उसको आप वज़ीर लगाते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको या कौमी असेंबली या सेनेट का मेंबर बनना पड़ेगा, वरना उसके वजारत खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब। अच्छा एतजाज साहब, मैं जी हाँ भट्टी साहब, आप सवाल मुकम्मल कर लें। मेरे साथी करेंगे। आप पुराने पॉलिटिशियन हैं, मेरे ख्याल में वो हमारे साथ नहीं है। भट्टी साहब ये बता दें, आपका तजर्बा क्या कहता है? मालम जप्पा का केस नहीं खुला, पिंडी रिंग रोड नहीं खुला, अब भट्टी साहब वो हमारे साथ नहीं है। मदीने की रियासत क्या वो अपने लोगों से इस्तीफे लेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? भट्टी साहब वो हमारे साथ नहीं है, इस वक्त लाइन पे नहीं है। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, जो बात अभी एतजाज हसन साहब ने कही है कि एक तो अपॉर्चुनिटी है कि अपने लोगों को पकड़ें, और अगर अपने लोगों को पकड़ते हैं तो गवर्नमेंट तो बड़ी थिन रोप पे है। भट्टी साहब, अगर 2-4 बंदे इधर हो जाए तो गवर्नमेंट नहीं रहेगी। अब आप मुझे बताएं, इस्लामाबाद में क्या खबरें चल रही हैं? क्या अगर वो करते हैं कोई एक्शन तो गवर्नमेंट तो नहीं रहेगी, अगर 2-4 बंदे दाएं बाएं हो जाएं? भट्टी साहब देखे काजी साहब, अगर खुसरो बख्तियार कर रहे हैं तो उन्होंने कल रात मैसेज भेज दिया था कि अगर आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे तो हम 15 या 20 लोग जितने भी हैं एक ही लाए अमल अपनाएंगे। ये मैसेज जा चुका है। बहुत बड़ी खबर दी आपने। क्या कह रहे हैं भट्टी साहब? कोई कमीशन बन जाए। खुसरो बख्तियार ने जिनके कहने पे आए थे, उन्होंने मैसेज दिया, हम 15-20 जो लोग हैं, आपने एक के खिलाफ भी कार्रवाई की तो सब एक ही लाए अमल अपनाएंगे, सब एक ही लाए अमल अपनाएंगे। भट्टी साहब, मैं गुस्ताखी चाह रहा हूँ, जरा समझना चाह रहा हूँ। इस्लामाबाद की अहम भट्टी साहब, 1 मिनट, आपको इस बात का पता है अगर 15-20 बंदे इस हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं तो 1 मिनट में ये हुकूमत खत्म हो सकती है? आपको पता है क्या खबर देने आप? मुझे इसका नहीं पता। जो खबर है मेरी, उनके एक साथी जो उस ग्रुप में शामिल है, उनसे 3 दफा बात हुई है। उन्होंने कहा जी हमने
हुकूमत को मैसेज दे दिया पंजाब में यहाँ इतनी करप्शन हो रही थी, उधर तो आपने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एक डेलीगेशन पिछले दिनों में जिनमें पीटीआई के 4 वजीर थे, मलक साहब पीटीआई के, उन्होंने कहा पंजाब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, आप अगली दफा हुकूमत में नहीं जा सकते। मैं पीटीआई के मुद्रा की बात कर रहा हूं। इमरान खान साहब, हमने आपका साथ नहीं छोड़ना, लेकिन हमें बता दिया है इस करप्शन ज़दा पिछले 3 सालों के निजाम के साथ नहीं जा सकते। उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, पीटीआई के वजीर, सूबाई वजीर भी थे शामिल इनमें 2। मैंने आपको इससे बड़ी सूबाई वजीर आप कह रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, 4 बुजुर्गा वजीर आजम पाकिस्तान को कह चुके हैं कि पंजाब में करप्शन की दलदल में जितना धंस चुका है, इसके साथ हम अगले इलेक्शन में नहीं जा सकते। और ये हल्फन कह रहा हूं, 1-2 वजीरों ने मुझे खुद बताया है, ये तो कोई ही सेड शी सेड से नहीं आई इतला। तो फिर आपको क्या नजर आ रहा है इस कमीशन में? क्या ठहरे भट्टी साहब से ले लें, ये कमीशन में आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? इतना एक्सपीरियंस है आपका रिपोर्टिंग का, फिर ये कमीशन क्या निकालेगा? कोई पाकिस्तान की कोई इंसाफ होगा, लोगों का पैसा आएगा वापस यहाँ पे? पाकिस्तान में सिर्फ एक कमीशन चलता है और वो चल रहा है। और मैं कह दूं, अगर कमीशन बन गया, इंक्वायरी बन गई, देखिए मैं कमो बेशतर पिछले 8-10 सालों में 200 से ज़्यादा कमीशन और इंक्वायरी रिपोर्टों के बारे में सुन चुका हूं। उनके नताइज जब बता दें, सोलस मिर्जा का बयान आया, उसका क्या बना? डॉक्टर आसिम के खरबोरवे की बात आई, उसका क्या बना? नवाज शरीफ के बाहर जाने का कमीशन बना, उसका क्या बना? इसके अलावा पिंडी रिंग रोड पे कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया गया एडिशनल, उसका क्या बना? मालम जप्पा का क्या बना? शहबाज शरीफ के केसों का क्या बना? मरियम साहबों के केसों का क्या बना? शाहिद हकान बासी साहब का, ये तो कमीशन और इंक्वायरी नहीं है, ये मैं आपको नैब की कार्रवाई बता रहा हूं। तो कमीशन इंक्वायरी है तो कमो बेशतर आपके रजिस्टर खत्म हो जाएंगे, पेंसिल खत्म हो जाएगी, जितने कमीशन पिछले दिनों में बने हैं। ये कादी साहब का बड़ा फेवरेट चीनी कमीशन था, एलपीजी कमीशन था, पेट्रोल कमीशन था। और भाई मुझे बताए तो सही किसके खिलाफ, मुझे उनके नाम गिना दे। कमीशन वही है जो आपने कह दिया है, जो बड़ा राइजुल है और कभी बंद नहीं होता वो कमीशन। अच्छा हजूर, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, मगर एक बात और एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। वो बात ये कि चलें हुकूमत के फेलियर तो बेशुमार हम देखते चले आए हैं, तो जब पार्लिमान ही इंसाफ या किसी तफ्तीश की राह में खड़ी हो जाएगी तो हम किधर जाएंगे? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मलिक साहब, कभी कभी हम देखते हैं कि ब्लेम गेम में हम बहुत आगे चले जाते हैं, इल्ज़ाम लगा देते हैं। अब जुनैद सफदर पे इल्ज़ाम लगा दिया और उसके बाद एक बड़े चैनल ने तो उस पर अपनी विदड्रॉ भी कर ली और माजरत भी कर ली। पीटीवी ने अभी तक कुछ नहीं किया, तो क्यों नहीं? वाई डोंट वी चेक आवर फैक्ट्स एंड देन वी गो ऑन एयर? देखिए, इसमें खामी तो हर जगह है, प्राइवेट में भी है, सरकार में भी है, मगर जब सरकार एक आइडियल होती है, और मुझे अच्छी तरह याद है खान साहब, अच्छा सरकार आइडियल होती है, मतलब पीटी आप बड़े ना क्रूअल जोक करते हैं। नहीं, जोक तो करना पड़ता है ना, फिर हुकूमत पे भी आप एतबार नहीं करेंगे फिर किधर जाएंगे? आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे। अच्छा, आपके वज़ीर आज़म सब ऑन रिकॉर्ड है, मुझे अच्छी तरह याद है, इन गुनाहगार आंखों से मैंने देखा, कानों से सुना है कि भाई अब हम पाकिस्तान का पीटीवी उस तरह नहीं चलाएंगे जिस तरह चलता रहा। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। टोटल प्रोपेगेंडा। उन्होंने कहा कि ये बीबीसी की स्टाइल पे होगा, एक इंडिपेंडेंट इदारा होगा और ये पाकिस्तान की खिदमत करेगा। चलिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं कोई बीबीसी की पोजीशन नहीं लेता, मैं बीबीसी की तरह तो चला ही रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा मकसद है कि ये पाकिस्तान के अवाम के टैक्स से चलता है और पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करेगा। ये हुक्मरानों का प्रोपेगेंडा का टूल नहीं होगा, ये उन्हीं के अल्फाज हैं, आप खुद ही देख लें। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा आपने शोर डाला हुआ है, 3 महीने से ये हुकूमत जान खा गई है साबियों की कि तुम सब फेक न्यूज़ देते हो, तुम फेक न्यूज़ देते हो, फेक न्यूज़ देती हो। तो जब आपका अपना इदारा, सरकारी इदारा इसमें शामिल हो गया तो फिर बहस कहाँ पे रहेगी, इतबार किधर रहेगा? अच्छा भट्टी साहब, मैं तो ऐसे लाइटर साइड पे आपसे पूछ रहा हूँ, ये कहते हैं हुकूमत खिदमत करती है अवाम की, पीटीवी भी खिदमत करेगा, तो फिर तो खिदमत जो हो रही है आप देख ही रहे हैं। मगर सवाल मेरा आपसे वही है कि फैक्ट्स चेक कर लेने चाहिए एकदम से, फिर बाद में बड़ी एम्बेरसमेंट होती है। जिस तरह ऐसे इकबाल साहब ने कल कह दिया था कि 2 कंपनियां इमरान खान साहब की निकल आई, उस हवाले से भी बाद में कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। तो ये क्यों जरा एग्रेसिव किस्म के बयान आ रहे हैं भट्टी साहब? देखिए, एहसन साहब ने जोशे खताबत में कह दिया। इनफैक्ट जमान पार्क के 2 नाम थे, 2 जैसे अभी एतजाज एहसन साहब बना रहे थे और हमारे बड़े करीबी दोस्त अरशद शरीफ ने भी किया था, लेकिन उसने क्लियर कर दिया था 2 है।
अच्छा, पीटीवी में पूरी हिस्ट्री में ऐसे खबर नहीं चलती। इमरान खान सिर्फ एक इंक्वायरी करें, अगर वो इंडिपेंडेंट वजीर आजम हैं, उन्हें किसी दूसरे का प्रेशर नहीं है, तो ये खबर एक वजीर ने लगवाई है प्रेशर डाल के जुनेद सफदर का नाम है 4। भाई हमें तो छोटी छोटी बातों पे नोटिस आ जाता है, हमारी तो जिंदगी अजरन कर दी है इन्होंने। साफत के लिए हमें अंगूठा लगा, दीवार के साथ लगा के अंगूठा रखा है। तो पीटीवी में तो ये कभी रिवायत नहीं ऐसी खबरें चलना। पीटीवी होता था हमेशा हुकूमत का तर्जमान। वो नवाज शरीफ दौर में नवाजनामा था, जरदारी साहब दौर में जरदारी नामा था, पीटीए के दौर में इमरान नामा है। ये तो एक कड़वा सच है। और पिछले 6 महीने में पीटीए में जो भर्ती हुई है कादी साहब, अगर उनका इंकिशाफ करे ना तो फिर आप कहेंगे नैब इंक्वायरी करता है। आप सोच नहीं सकते पीटीवी में। अच्छा, मैं स्टील मिल बिला वजह तबाह नहीं हुई, पीआईए बिला वजह तबाह नहीं हुई, पीटीवी बिला वजह नुकसान नहीं हो जाता। आपको अंदाजा नहीं है माले मुफ्त दिले बेरहम किसके लिए कहा गया है। ये आपकी बिल्कुल हकीकत बात है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन चले मैं कुछ सुनवाता हूँ, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ जो हमारे यहाँ जिस तरह से अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने की बड़ी पुख्ता रवायत है। मगर ये ज़रा देखें क्या कह रहे हैं हमारे हुकूमत के हमायदीन, और बाद में दे हैव टू कट अ सॉरी फिगर। सुनाइएगा जी। जरदारी और नवाज शरीफ की जो करप्शन है वो अनलिमिटेड है। जब भी कोई दुनिया में स्कैंडल आता है हम देखते हैं कि इन दोनों खानदानों के नाम चमकते हुए उसमें निकलते हैं। और अभी तो मुझे पता चल रहा है कि शरीफ फैमिली के शरीफ जो स्कूल था, मेडिकल स्कूल, उसमें कुछ बच्चों के नाम पे भी जाली अकाउंट्स बना के उनके नाम पे ऑफशोर कंपनियां बनाएंगी। ये आप देखिए कितने बड़े क्रिमिनल हैं। अच्छा भट्टी साहब, मेरा आपसे दोनों से सवाल है, बारी बारी जवाब दीजिए। मलिक साहब पहले आप दे दें। ओ भाई कुछ करके तो दिखाओ। 4 पत्थर आपके लगते हैं आपके इदारे पे, तो आप उसको तो तहफ़्फ़ुज़ कर नहीं सकते। आप जो असल केसेस हैं उनको आप किसी हतमी नतीजे पर पहुंचा नहीं सकते। गुफ्तगू चली जा रही है। काजी साहब देखिए, हमने पाकिस्तान को पूरा एक कॉमेडी स्थान बना दिया कि हम कहते हैं जी मोरालिटी की बात ना करें, अखलाक की बात ना करें। मुझे ये 2 वज़ीर, एक मुशीर एक वज़ीर है, ये वो बंदे कह रहे हैं जिनके 6 वज़रा के नाम आ गए हैं। और किसी भी सोसाइटी में वज़ीर ख़जाना को अपने मुल्क पे एतबार नहीं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना खुद मान रहा है कि 4 कंपनी उसकी बार है। वो पाकिस्तान में अपना पैसा रखना पसंद नहीं करता, जिसने मेरे पैसे का सारा मैनेज करना है। 5-6 आपके वज़रा का नाम आ गया और आप अभी तक सियासत खेल रहे हैं। मैं कतन नवाशी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ इनको तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि 6 हमारे वज़रा के नाम आ गए। वाडा से शुरू करते हैं। वाडा को तो पहले इलेक्शन कमीशन में जो अपना 62 का केस नहीं ख़त्म हो रहा, कोई अखलाक नाम की चीज़ ही नहीं आपने रखी। नहीं तो क्या किया जाए भाई? इनको चाहिए नहीं अखलाक क्या, इनको चाहिए कि सबसे पहले जितने भी वफाकी वज़रा के नाम आए ये अपने आप को रिजाइन करें। यार अपोजिशन के लोगों को तो प्रोसिक्यूट कर नहीं सके, तो अपने लोगों को क्या करेंगे? उनको भी करें। मेरा चले मैं आपके लास्ट एक कमेंट कर दूं। आप मुझे बताएं, मैं इमरान खान का बहुत मदाह हूं एज ए ग्रेट अपोजिशन लीडर। आज अगर इमरान खान पाकिस्तान का अपोजिशन लीडर होता, नवाज शरीफ होता, मैं होता, आप होते, मेरे 6 वज़रा के नाम आते तो इमरान ने क्या करना था? आप ये बता दें मुझे। जी इमरान ने शोर मचाना था। क्या कहना था? बात सुने ना, इमरान खान को तो आप हमेशा, भट्टी साहब, उनको तो हमने हाई मॉरल ग्राउंड पे खान साहब को रख दिया, बाकियों को तो रख भी नहीं सकते। वो तो कहते हैं अगर मेरे पास पैसे हैं नाजायज या मैं उनको अकाउंट फार नहीं कर सकता तो तुसी कौन होंगे पूछने वाले। लिहाजा इसलिए हम इमरान खान के लिए तमाम मुश्किल मेयारात रख देते हैं जो पूरे वो भी नहीं होते। बहरहाल आपका क्या टेक है इस पे भट्टी साहब? नहीं काजी साहब, मेरी गुजारिश है कि देखिए माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों एक दूसरे पे अरबों रुपए के इल्ज़ाम लगाते रहे। हमने तो किसी का पॉलिटिशियन को करप्ट नहीं कहा, ना हमारा काम है। हमारा काम है खबर देना। इमरान खान साहब ने खुद वादा किया था बिजली पेट्रोल गैस की कीमत बढ़ जाए, तो पता नहीं बड़े सख्त लफ्ज़ कहे थे। उन्होंने कहा था मैं 3 महीने का काम किया है, उनसे लोगों ने उम्मीदें वाबस्ता कर ली। अब अच्छे काम की, अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश रखना तो जुर्म नहीं है। आप कहते हैं मैं आके ये खसारे वाला अदारा ख़त्म कर दूंगा, हम अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन से स्टील मिल चलाएंगे, और नहीं चलाते। इसमें आपने अगर अच्छी उम्मीद रख ली है, बुरी नहीं। दूसरी जो बहुत सीरियस एलिगेशन है, देखें वज़ीर इत्तलात बड़े मिच्योर और समझदार हैं मोहतरम फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक संगीन इल्ज़ाम लगा दिया इस मुल्क के मुस्तकबिल पर। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, मैं और आप स्पेयर मॉडल हो चुके हैं। उन्होंने कहा है शरीफ स्कूल के कुछ बच्चों के नाम ऑफशोर कंपनी में बनाए गए हैं।
यार आप लोगों के ना बच्चों को छोड़ते हो ना दादा परदादे को छोड़ते हो। अगर उनके नाम हैं, ये कल उन्होंने टीवी में कहा, खुदारा अब तक उसकी तफसील आ जानी चाहिए। इस तरह तो अल्लाह ना करे अगर ये सच है, मेरा यकीन है ये सच नहीं है। इस तरह का मतलब है हमारे सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके नाम पे ऑफशोर कंपनियां हैं, तो हमें नहीं पता अगर वो मनशियात बेच रहे हैं, हमें नहीं पता वो काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है कादी साहब। जरूरत नहीं है ना 15-15 लाख रुपया तो फीस है एक सेमेस्टर कह रहे हैं, क्या जरूरत है बाहर से लाने की? बड़ी साहब यार कादी साहब अनबिलीवेबल है। मैं मलक साहब से ये सवाल कर लेता हूँ, मलक साहब आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, मेरा बच्चा भी उधर स्कूल में पढ़ता है, तो ये कोई कह दे कि इनके बच्चों के नाम ऑफशोर कंपनियां हैं, शरीफ वालों ने तो स्कूल के बच्चे नहीं छोड़े, तो ये कितना संगीन इल्जाम है। और इसको साबित करना चाहिए। संगीनी देखे, आप एक बाप बन के सोचे। नहीं भट्टी साहब, आप इंसान बन के भी सोचे, बाप बन के सोचे। किसी इल्जाम लगाया, मैं क्यों करूं? मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ, किसी दुनिया के किसी कल्चर में ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, चाहे वो मजहब के भी बिलीवर हो ना हो। किसी दुनिया में जिसके ने गलत किया है, मैंने अगर गलत किया खुदा ना खासा, तो मेरा बेटा उसका जिम्मेदार किस तरह हो सकता है? मुझे सजा दे, फांसी दे, ये किसी सूरत काबिल। उन्होंने जो यार इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिस तरीके से फेक नाम थे, जिस तरह लोगों के आए, कोई पियन थे, कोई खांचे वाले थे, कोई इस तरह के वेंडर थे, उनके नाम पे मंगवाए। गिल साहब ने भी तो कहा ना कि मरियम का बेटा भी उन्होंने भी कहा। तो वो साबित करें ना, वो तो गलत लग रहा है, वो तो मुझे नहीं लग रहा। ठीक है जी, कादी साहब जी, बड़ी साहब, कादी साहब ये जरा बहुत तरह मेरे बड़े भाई, मेरे या छोटे भाई हैं फवाद चौधरी साहब का सवाल जरा तुराब साहब दोबारा सुनाएं। मैं कौम को बताना चाह रहा हूं आपके बच्चों का फ्यूचर कितना खतरनाक है, अगर ये बात सच है तो जरा दोबारा सुनाएं। क्या फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, मोहतरम का दोबारा सुना दे। दारी और नवाज शरीफ की जो करप्शन है वो अनलिमिटेड है। जब भी कोई दुनिया में स्कैंडल आता है, हम देखते हैं कि इन दोनों खानदानों के नाम चमकते हुए उसमें निकलते हैं। और अभी तो मुझे पता चल रहा है कि शरीफ फैमिली के शरीफ जो स्कूल था, मेडिकल स्कूल, उसमें कुछ बच्चों के नाम पे भी जाली अकाउंट्स बना के उनके नाम पे ऑफशोर कंपनियां बनाएंगी। यदि आप देखिए कितने बड़े क्रिमिनल हैं। आई थिंक नो दे शुड प्रूव इट। कहाँ है आपका ये, और जहाँ भी ये एविडेंस पड़ा है वो एक तो मीडिया के साथ शेयर करें। देखिए कादी साहब कादी साहब इस बात को थोड़ा सा संगीनी से, शरीफ मेडिकल के स्टूडेंट्स के नाम बनाए हैं, ये देखे कितने क्रिमिनल हैं यार। शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स मेडिकल में आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, मेरे पढ़ सकते हैं, जिसका बच्चा पढ़ता है आपने सबको मनी लॉन्डर बना दिया यार। खुदा का खौफ करे, अगर हैं किसी के नाम तो उन्हें नाम सामने लाएं। कादी साहब दरसगाहों में, तलीम गाहों में हम बच्चों को इल्म की रोशनी से माला माल करने के लिए भेजते हैं, ऑफशोर कंपनियां बनाने के लिए नहीं। खुदारा इस पे वजीर आजम पाकिस्तान, खुदारा प्राइम मिनिस्टर साहब आप वजीर आजम एक जमात के नहीं हैं। ये शरीफ कम्प्लेक्स के बच्चे, मेडिकल के बच्चे जिनके इनके नाम बताएं। हर बच्चे बाप का जिसका बच्चा पढ़ रहा है वो रात को सोएगा नहीं, वो रोदे शरे वाले दिन आपका गिरेबान पकड़ेगा कि आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। यहां तो आप उनके नाम बताए, ये एक बच्चा है, 2 है या 5 है या 10 है, इनके नाम पे फेक अकाउंट बने हैं। इस किस्म की सियासत में अखलाकियात की हद लिमिट रहनी चाहिए। सारे सियासतदान काबिल एहतराम है, इस तरह लोगों की इज्जतों को उछालना मामूल ना बनाए। अच्छा मलिक साहब, मैं जरा थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूँ, फिर हमने महंगाई की भी आना है और गुड गवर्नेंस पे भी आना है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने या नहीं बनने ये भी कहानी करेंगे। सवाल यह है कि ये लगता है कि स्टेट ऑपरेटर्स किसी न किसी हिस्से पे, जहाँ उसने प्रोसिक्यूट करना है, जहाँ उसने तफ्तीश करनी है, जहाँ पे लॉ मेकर्स बैठे हुए हैं, वो कहते हैं जी ये 15 बंदे छड़ के टुर जाएंगे अगर तुम सू हथ लाया था। इट मीन्स कि द पार्ट ऑफ इट, एटलीस्ट एक हिस्सा रियासत का बड़ा जो है वो हुकूमत को चलने ही नहीं देगा अगर आपने उसको पकड़ने की कोशिश की तो। नहीं बटी काई साहब, ये आपकी बड़ी मोहब्बत है, आप ये हुकूमत करें। ये हुकूमत तो वही है, ये 700 नाम है, ये 400 नाम है, ये घूम रहे हैं। यही खुसरो बख्तियार किसके साथ था? मेरे साथ इसने हुकूमत की। पहले किसके साथ थे? ये नवाज शरीफ के भी साथ रहा है। ये हर बंदे, आप
इसमें जो अपना गोहर यूब साहब का जो साहबजादे हैं, जो इनके वजीर हैं, उनकी भी फैमिली का भी नाम है। मेरा कहने का मतलब ये आपकी बातें हैं जो हमने आपसे सीखी हैं। ये 600-700 बंदे का पाकिस्तान है, बाकी सब कॉम्पिटिटिव इशू नहीं है। 700 बंदों की बात कर रहे हैं। ये अगर यही हमने अपना जो है वो हिसाब किताब नहीं देंगे तो हम इस मुल्क के मुस्तकबिल को कैसे देखेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं, नहीं बन रहे, गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस का क्या मामला है, और टीटीपी से बात करनी है या नहीं करनी, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मैशदान डॉक्टर इकरामुल हक। टैक्स के मामलात हों, ऑफशोर हेवन्स के मामलात हों या वाइट कॉलर क्राइम के मामलात हों, इस पर उनका गहरी निगाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब, एक तो आप बाय एंड लार्ज ये बता दीजिए, क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या कोई प्यूनिटिव एक्शन इस पर हो सकता है या ये मामला इसी तरह चलेगा? डॉक्टर साहब, जाहिर है कि उन्होंने फिर एक इंक्वायरी बात कर दी है और इंक्वायरी सी होती रहेंगी, मगर कोई अपने आप इस्तीफ़ा नहीं देगा, कोई ये नहीं बताएगा उसके कहाँ असासे हैं, कैसे जहाँ से पैसा बाहर गया है। तो ये इसका असरात जैसे पहले आपने देखा था कि इतने दिनों से जितने भी अमीर लोग थे ये बाहर असासे बेचते रहे। इसी तरह ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में जो है वो इन्वेस्टमेंट पहले से कई हज़ार गुना बढ़ गई है और जो बड़े बड़े ममालिक हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज से पैसा जो है वो वहाँ जाता रहता है और वो उनको बंद करने को तैयार नहीं है। और यहाँ के जो अमीर तबकात हैं वो पैसा भेजने से बाज नहीं आते और वो वहाँ पैसा रखने से बाज नहीं आते। तो ये कहानी इसी तरह चलती रहेगी जैसे कई सालों से चलती रही है और इसमें कोई भी हमारे अवाम के लिए कोई भले की फ़ायदे की कोई बात नहीं होने वाली। जो शराफिया की आपस की लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे और गरीब लोग बेचारे इसी तरह भूखे मरते रहेंगे। भट्टी साहब, सुना आपने, कुछ पूछेंगे आप? डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने मेरे दिल की बात कह दी। इस मुल्क में मैंने कहा पनामा में 450 से 5 नाम बता दें। मुखालिफिन को कुचलने के लिए कानून का इस्तेमाल होता है, करप्शन के खात्मे के लिए, अमन के लिए, इंसाफ के लिए कानून का इस्तेमाल नहीं होता। ये जितने पैसे भेजे हैं इससे ज़्यादा नाम अब भी हैं और मनी लॉन्ड्रिंग अब भी हो रही है। ये अशराफिया के लिए ये क्राइम नहीं है। 2-4 दिन मीडिया में आएगा, इंक्वायरियाँ बनेंगी, रिपोर्टें मांगेंगे। महमूदुर रहमान कमीशन से लेके आप कितने कमीशनों की बात करेंगे, उसामा बिन लादेन और अरबों रुपए खरबों रुपए खाने में, चीनी कमीशन, आटा कमीशन, LFG कमीशन, फलां कमीशन, भर्ती में कमीशन, भर्तियों में कमीशन, जाली ज़मीन अलाट करने में कमीशन, पोस्टिंगों में पैसे। ये सारी रूटीन है, शराफिया का शौक है काजी साहब, इनमें हायल ना। अच्छा भट्टी साहब, एक जो बात डॉक्टर साहब ने कही है, माहिराना राय से इसे अपना ले राय नहीं, एक डॉक्टर साहब आपने बड़ी अहम बात पॉइंट आउट की है कि अब वहां पर जो सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट कर लें या थेफ्ट या जो भी लफ्ज मुनासिब हो, वो कई हज़ार गुना बढ़। पर आप ये कह रहे हैं जो ऑफशोर हेवन्स है डॉक्टर साहब, ये 85% तो देखिए जो सारा यहाँ पे किस्सा हुआ है वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से हुआ है और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड बराह रास्त यूके के ज़ेर तसल्लुत है। तो अगर ये पनामा से लेकर 2017 से 2021 तक हम एक टैक्स हेवन को तो बंद नहीं कर सके और वहाँ से ही 85% जो पंडोरा पेपर्स के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं 1.19 मिलियन में से, उनमें से 85% एमिनेट कर रही हैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ ये मामला कितने हज़ार गुना बढ़ गया है और अमीर लोग अपनी दौलत को वहाँ स्टैश करके वहाँ से जो लंदन में सासे खरीदते हैं, वहाँ से जो और जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो किस कदर बढ़ चुकी है। और यही अलमिया है कि वो कौमें जो हमें सबक सिखाती हैं कि आप ठीक हो जाएं, आपको हम FATF में डाल देंगे, आपके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करेंगे, आपके ख़िलाफ़ सेंक्शंस लगा देंगे, वो अपने मुल्कों में सेफ टैक्स हेवन्स को तो बंद करने को तैयार नहीं है। जब वो खुद तैयार नहीं है तो जाहिर है कि जो यहाँ के ऐसे तबकात हैं जो पैसा कमाते हैं तो वो फिर वहाँ ले जाते हैं सेफ हेवन्स में। तो ये कहानी है जो चल रही है और चलती रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह का ये, मैं एक जगह एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि पाकिस्तानी की 5th अपना यूनाइटेड किंगडम की मैं बात कर रहा हूँ, बरतानिया में 5वीं जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तानी उसमें आते हैं और मेरा ख्याल हम दुनिया के करीब तरीन ममालिक में हैं। ये इससे ज़्यादा और मतलब क्या शर्मिंदगी की बात होगी। जो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ बड़ा फिल्मी सा है, आप कहेंगे वैसे काजी साहब ने हंसना शुरू कर देना है। अगर ये लूट मार ना होती, ये जो पैसा जो आपने पनामा का बनाया है, ये जो है
अगर ये इस तरह ही हमारा खून चूसते, इस तरह ये कमाते, ये सिर्फ पैसा पाकिस्तान में रखते, तो आज पाकिस्तान में पेट्रोल कितने का होना था, आज पाकिस्तान में बिजली कितने की होनी थी और महंगाई की क्या सूरत होनी है। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि ये यहाँ हमें मोहब्बत करती है, इस तरह ही लूटते रहते, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ आप पाकिस्तानी को बताएं कि ये इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं इस इकॉनमी से कि इसके अंदर से पैसा आप डॉलर बना के बाहर ले जाएं। इस पर आप क्या कहते हैं? ज़ाहिर है कुछ अर्सा पहले मैंने एक बात की थी कि जो पाकिस्तान में डॉलर की मुसलसल बढ़ रहा है और हमारी करेंसी जो है वो मुसलसल गिर रही है, तो इसकी एक बड़ी वजह तो ये भी है कि हमारे यहाँ जो है वो पर कैपिटा इनकम कहाँ गई है, हमारी डेवलपमेंट कहाँ जा रही है। क्योंकि सारा पैसा जब आपका आउटफ्लो हो जाएगा और यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो यहाँ कौन से रोज़गार के मौके मैसर आएंगे, यहाँ इकॉनमी कैसे बढ़ेगी और हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक आपने फरमाई है कि अगर हमारे लोग जो हैं कम से कम यहीं अपनी ज़राई को रखें और उसको यहाँ इस्तेमाल करें तो उससे हमारा बहुत भला होता। मगर वो तो ये बात नहीं सोचते हैं, वो तो सोचते हैं कि उनको पाकिस्तान से बाहर जहाँ पे भी टैक्स हेवन्स और सेफ मनी नज़र आती है वो तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है कि जो कैपिटल होता है उसका तो कोई दीन और मज़हब नहीं होता, उसको तो जहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल हालात मिलते हैं वो कैपिटल वहीं की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और ऐसा ही हमारे केस में भी हुआ है और बाकी दुनिया के ममालिक में भी ऐसा ही हुआ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत हमें एनलाइटन किया। भट्टी साहब, ये जिसे कहते हैं ना कि ये खाना बदोश सरमायादार, इन्हें आजकल नई इस्तिलाह आई है नॉमड कैपिटलिस्ट। ये खाना बदोश हैं, ये माल उठा के कहीं चले जाते हैं, अपने मुल्क में नहीं रखना चाहते भट्टी साहब ये पैसा, इसको महफूज नहीं समझते। आपका टेक? अच्छा कादी साहब बात सुने, आप कह रहे हैं ये मुल्क में इंसाफ होता है, मैं कहता हूं नहीं होता, आपकी अपनी राय है। आप एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करें, जितने सरकारी अफसर हैं, मुलाजम हैं, पॉलिटिशियन हैं, जितने भी, इन सब की टोटल इनकम बताए और बताए इनके बच्चे बाहर कहां कहां पढ़ते हैं और महाना कितनी फीस है और इतने अखराजात कितने हैं। आप ये इंक्वायरी करवा देना तमाम अदारों के, आला तरीन अदारों के, हसास तरीन अदारों के बच्चे कहां पढ़ते हैं और उधर लिविंग स्टाइल उनका क्या है, तो मैं आपको उस्ताद मान जाऊंगा, सिर्फ ये इंक्वायरी करा दे। भट्टी साहब, मेरे पहलू में एक स्कूल है, डॉलरों में फीस है, डॉलरों में, मेरे घर के पास स्कूल है। भट्टी साहब, आपने मेरे से बहुत ज्यादा सरकारी ब्यूरोक्रेसी को कवर किया। मेरा सुन ले एक बात, मैं माफी चाहता हूं, मैं नहीं सवाल करने का मुझे तरीका नहीं आता। मैंने इतना कहा है कि जितने आला ब्यूरोक्रेट, एस्टेब्लिशमेंट के लोग, अदलिया के, साफी के, जितनों के लोग बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनकी इधर इनकम बता दें कितनी है, कितना टैक्स देते हैं, भट्टी साहब बाहर किस अंदाज में रहते हैं। मैं सिर्फ ये रिपोर्ट मांग रहा हूं। भट्टी साहब, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप पाकिस्तान के 22वें ग्रेड का आईजी ले आए, जो मर्जी स्टेटस का बंदा ले आए, वो प्राइवेट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में अपने 2 बच्चों की अगर फीस दे देना अपनी तरह से, तो ये मेरा लास्ट शो है, मैं रिजाइन कर जाऊंगा। आप बाहर की बात कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। यहाँ के जो इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन है, जो बच्चों के छोटे स्कूल हैं, 50,000 से शुरू होते हैं। आप बताएं 22वें स्केल की कितनी सैलरी है, बताएं जरा। अगर आपका एक बच्चा किंडरगार्टन में यहाँ की जनवरी में जाए, भट्टी साहब आप बाहर की बात कर रहे हैं। अल्लाह, अच्छा मलक साहब, अल्लाह आपको मेरे जितना बच्चा दे डायरेक्ट ही। आप मुझे बता दें, खर्चा बढ़ा दे ना रहने दो। इसके बाद कोई बात रहती है, डाकू, चोर, लुटेरे, करप्ट लोग सामने, उन्हें पहचानने की जरूरत है, छुपे हुए नहीं, हमारी नजरों के सामने है, पर हमें हिम्मत नहीं उनका नाम लेने की। हुकूमत में सख्त नहीं उनके खिलाफ मेरी रहनुमाई कीजिए। इसके बाद खत्म हो गई बात। मेरी मोहब्बत में एक बात की, मुझे बता दें 20वें स्केल की, 21वें स्केल की कितनी मैक्सिमम सैलरी होगी, जरा थोड़ा सा बता दें मुझे, और उसमें 3 बच्चे पढ़ा के दिखा दें। मैक्सिमम 2-2.5 लाख। तो आप मेडिकल कॉलेज में एक बच्चा भेज दें, एक लॉ कॉलेज में भेज दें, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा। आप बिजली का बिल दे सकते हैं इसके साथ। क्लोजिंग है भाईजान। ये जो अभी आप मेडिकल कम्प्लेक्स की बात कर रहे थे, एक केस फंसाया था जो शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स, वहाँ तो मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो मैं दोबारा कंफर्म कर लूँगा, 10-15 लाख तो वहाँ पे आम बात है। तो फिर काई साहब बाहर की बात छोड़ो, यहाँ नहीं पढ़ सकते। अगर सवाल ये है कि ना तालीम हमारे बस में, ना इंसाफ हमारे बस में, अल्लाह ताला हमें बेहतर दिन दिखाए और बेहतर दिनों की तरफ जाएँ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।